हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट ने इस चैनल को आज 1000 सब्सक्राइबर्स के क्लब लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, गेन एंड अदर कॉमन एडजस्टमेंट। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो सब गुडविल वैल्यूएशन करने में थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में गुडविल के मेथड्स के बाद कुछ प्रॉफिट लॉसेस में एडजस्टमेंट भी दे दिए जाते हैं। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो के कंटेंट में खो जाओ और सब्सक्राइब करना भूल जाओ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और जो आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करने वाले हैं एक टर्म के मीनिंग के साथ, जिसको आप सभी लोग कॉमनली यूज़ करते हो, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में फिलहाल, दैट इज़ रेम्यूनरेशन। बहुत क्लोज मीनिंग है कुछ चीज़ों से, तो थोड़ी सी हम उसके मीनिंग को पहले जानेंगे, देन वी विल डिस्कस द रूल्स रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन। सो देखिए, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई हैं, सो आपको जो पिक करने में आसान होगा। द टर्म रेम्यूनरेशन मीन्स कंपनसेशन और पे, बट इट हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग देन जस्ट बेसिक पे। डेफिनेटली सभी किसी को वर्क के बदले कुछ ना कुछ कंपनसेशन यानी पेमेंट मिलता ही है, और वो उस पेमेंट से बढ़कर होता है। रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब जस्ट बेसिक पे नहीं होता है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉट जस्ट बेसिक पे, बेसिस पे और बोनस, बट कमीशन एंड अदर पेमेंट्स एज वेल एज डेफर्ड कंपनसेशन और बेनिफिट्स पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इट कैन नॉट बी सेड एज अ सेम एज सैलरी। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, और जिसको इन सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रख दे रहा हूँ एक फॉर्मूले के फॉर्म में। आप देख पा रहे हो रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस एंड प्लस कमीशन एट्सेट्रा। और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट जनरली हम ये तीन चीज़ देखते हैं, सैलरी, बोनस एंड कमीशन। ठीक है, तो ये थी एक मीनिंग्स रेम्यूनरेशन के रिगार्ड में। आइए अब समझते हैं उसके रूल्स को लेकर के, गुडविल पर उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको रूल्स में ये जानना जरूरी है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन। तो मेक श्योर दैट द गिवन रेम्यूनरेशन इज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन वाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो और आपके एक क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दिया है, तो आपको पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस क्वेश्चन में जो रेम्यूनरेशन है वो एक चार्ज है, नेचर वाइज चार्ज है, या फिर अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, इन सभी पर मैंने अपने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क होते हैं। क्योंकि अगर वो चार्ज होगा तो इन ईच ईयर्स प्रॉफिट और लॉस उसे घटाना जरूरी है, बट अगर वो अप्रोप्रिएशन होगा तो वो उस केस में नहीं घटा पाओगे आप जिस केस में बिजनेस को लॉस हुआ था, या तब भी नहीं पूरा घटा पाओगे जब बिजनेस को प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है जानना। तो जनरली इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट, मतलब चार्ज मानना है कि अप्रोप्रिएशन जनरली मिल जाता है क्वेश्चन में, बट इन केस it is not given, then it will be treated as appropriation and accordingly deducted from the profits available. तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में कुछ ना मिले तो उसको अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे और तब अवेलेबल प्रॉफिट से घटाएंगे। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो आपको बाय डिफॉल्ट उसे अप्रोप्रिएशन मानना है, और आप उसको उस ईयर नहीं घटाओगे जिस साल आपके पास लॉस होगा, और कम प्रॉफिट होगा तो कम घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। सो अब फाइनली आते हैं रेम्यूनरेशन के ट्रीटमेंट को लेकर कि गुडविल वैल्यूएशन में रेम्यूनरेशन को ट्रीट कैसे करते हैं। और आज के इस रेम्यूनरेशन के सेक्शन में मैंने उन बातों को लिया है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर के गलत करते हैं या अपने कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वो सारी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रेम्यूनरेशन को ट्रीट करने का कोई एक तरीका नहीं है। देयर आर टू मैथड्स, टू अल्टरनेट, और दोनों को मैंने ले रखा आज के इस वीडियो में। तो देखिए, पहला अल्टरनेट जो सबसे कॉमन, जनरली सभी लोग यही फॉलो करवाते हैं, deduct the total amount of remuneration payable to all the partners
फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, मतलब आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, देन उसमें से जो रेमुनरेशन पूरे एक साल का आता है, जितने पार्टनर्स भी एंटाइटल होते हैं फॉर द रेमुनरेशन, उसको आप माइनस कर दो। जिसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करोगे आप? फर्स्ट, कैलकुलेट करो आप एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सभी को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, होप सो। नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। देन कैलकुलेट टोटल रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। लाइक क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से कितने लोगों को, सभी को या कुछ एक आधा लोगों को रेमुनरेशन मिलना है, तो साल भर में कितना रेमुनरेशन आएगा उसको आप पहले कैलकुलेट करके रख लो। देन थर्ड वन, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर रेमुनरेशन। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो एवरेज प्रॉफिट फिर आ जाएगा आपका, उसमें से रेमुनरेशन घटा लेंगे आप, फिर जो बचेगा दैट विल बी यूज्ड एज द एवरेज प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन अंडर गुडविल, और जिसको हम फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन। ठीक है, तो जनरली ये मेथड तो सभी को, बच्चे को बता ही दिया जाता है, लेकिन जब बच्चा अपने मन में कुछ और सोचता है कि हम ऐसे ही क्यों करें, हम उसको अलग अलग प्रॉफिट से क्यों ना घटा ले, तो उसी के लिए आज मैंने इस वीडियो में अल्टरनेट नंबर 2 भी लिया है कि आप सभी अपने कॉन्सेप्ट्स में कहां तक गलत या सही हो वो भी आप देख सको। ठीक है, जनरली इसको लोग नहीं करवाते हैं फॉलो, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप गलत हो। तो अल्टरनेटिव नंबर 2 क्या है? डिडक्ट द एनुअल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम ईच ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। जो आपका एनुअल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन आएगा, जो आपने प्रीवियस अल्टरनेट 1 में भी कैलकुलेट किया होगा, उसको कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि आप हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से रेमुनरेशन घटाओगे ईच ईयर, देन जो बचा हुआ प्रॉफिट लॉस आएगा उसी से आप एवरेज निकालोगे। एंड यू नो दैट कि अगर आप मैथमेटिकली बिल्कुल सही हो तो आपके दोनों अल्टरनेट से आंसर सेम ही आएगा। तो नाउ अब इसी बातों को आइए एक एग्जांपल समझते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो देखिए ये है क्वेश्चन, इसी को मैं दोनों अल्टरनेट से करके दिखाऊंगा सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आपका कॉन्सेप्ट कहां तक गलत या सही है। सो सपोज दैट द टोटल रेमुनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हों उस बिजनेस में, इन अ फर्म एस्टिमेटेड एट ₹1,50,000। तो रेमुनरेशन का एनुअल अमाउंट मैंने ले रखा है ऑलरेडी 1,50,000, एंड आप देख सकते हो टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस आपको ये पे करना है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस वर एज अंडर 3 ईयर्स के प्रॉफिट लॉसेस हैं, जिसमें से आप देख सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट में प्रॉफिट है एंड बीच वाले ईयर में लॉस है। और अगर यहां चार्ज ना होता तो इस साल आप रेमुनरेशन ना घटा पाते। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एवरेज फॉर प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन एनी मेथड। तो 2 अल्टरनेट हैं, आप किसको अप्लाई करते हो और कैसे। देखिए, तो जो कॉमन मेथड जो सभी लोग फॉलो करवाते हैं, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। अल्टरनेट नंबर 1, तो देख सकते हो आप कि एवरेज प्रॉफिट को पहले निकालेंगे हम। जैसे स्टेप 1 हमने कहा कि पहले एवरेज निकालो, तो एवरेज के लिए 3 प्रॉफिट्स थे, सॉरी 2 प्रॉफिट 1 लॉस थे। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकंड ईयर वाज लॉस, एंड देन थर्ड वन प्लस करके डिवाइड बाय 3। द टोटल बिकम्स 9,60,000 डिवाइड बाय 3 एंड द एवरेज बिकम्स 3,20,000। तो आप सभी जानते हो कि 3,20,000 जो आया है एवरेज निकाला, क्योंकि आप सभी को सुपर प्रॉफिट भी निकालना होता है कई बार, तो उसके लिए भी हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो भाई आपको एवरेज प्रॉफिट तो कई बार निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट क्या यूज करेंगे। तो ये जो एवरेज आया है ये तो बिफोर रेमुनरेशन हो गया, दैट कैन नॉट बी यूज। तो आपको अब पता लगाना है वो अमाउंट ऑफ एवरेज जो रेमुनरेशन के बाद होगा। तो आफ्टर एवरेज, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन। तो प्रीवियसली इट वाज 3,20,000 जो हमने निकाला, एंड रेमुनरेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन 1,50,000। अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे। देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि यूज होगा गुडविल के लिए वो है 1,70,000। तो ये है अल्टरनेट नंबर 1 जो मोस्टली फॉलो करवाते हैं। नाउ अगर आपके मन में दूसरा अल्टरनेट चलता है तो उसका भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन आप देखिए क्या हम तरीका सही लगाते हैं कि नहीं। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ईच ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में हम घटाएंगे। तो देखो 3 प्रॉफिट लॉसेस थे हमारे पास, तीनों का रेस्पेक्टिव अमाउंट था 560 -40 एंड 4,40,000। तीनों साल हमने घटा दिया 1,50,000 का रेमुनरेशन बिकॉज इट वॉज अ चार्ज। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 4,10,000 एंड इट बिकम्स फर्दर लॉस दैट इज 1,90,000 एंड इट बिकम्स 2,90,000। देन टोटल ऑफ ऑल द 3 becomes 5,10,000 divided by 3 and again average is 1,70,000। ठीक है, आप देख सकते हो पैरेलली कंपेयर करके कि दोनों ही एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सेम आए हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ रेमुनरेशन। आपको इतना डिटेल ट्रीटमेंट और कहीं नहीं मिलने वाला है। रेमुनरेशन की प्रॉपर मीनिंग एंड उसके ट्रीटमेंट एंड इतने सारे उसके अल्टरनेट इसके मेथड्स। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो गुडविल वैल्यूएशन में अक्सर कंफ्यूज करता है या बच्चों को मिल जाता है एग्जाम टाइम में, दैट इज एबनॉर्मल आइटम्स।
तो पहले तो एबनॉर्मल आइटम्स क्या हैं, कितने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो एबनॉर्मल आइटम्स जनरली दो ही हैं, और वैसे एबनॉर्मल आइटम्स का मतलब हुआ ऐसे कुछ इनकम एक्सपेंसेस जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं होते हैं, एंड मतलब रेगुलरिटी उसमें नहीं होती है। तो उनमें से पहला है एबनॉर्मल लॉस। तो इसका सिंपली रूल क्या है, पहले हम रूल ही याद कर लेते हैं। एडेड इन कंसर्न ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, मतलब जिस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट आ गया है तो पहले आप उसमें ऐड करके उसको एबनॉर्मल लॉस फ्री कर लोगे। देन कुछ एग्जाम्पल आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि दैट द गिवन अमाउंट और गिवन डिटेल रिलेट्स टू एबनॉर्मल लॉस। तो एग्जाम्पल्स में है कॉमनली लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी फिक्स्ड एसेट्स आप बेच रहे हो उसमें लॉस हो रहा है। देन सेकंड वन लॉस बाय फायर, कॉमन एग्जांपल्स यही हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम इज एबनॉर्मल गेन, द रिवर्स वन, कि अब आपको बेनिफिट उल्टा होता है एबनॉर्मल इरेगुलर एक्टिविटीज से। डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, तो डेफिनेटली उसका उल्टा ही रुल जाएगा, माइनस करना है आपके कंसर्न ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं मुझसे, सभी टीचर से पूछते हैं डेफिनेटली, कि गेन है यानी प्रॉफिट है तो आप उसको माइनस क्यों कर रहे हो। तो बच्चों पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते समय उसको ऑलरेडी इनकम ट्रीट करके प्लस तो कर ही दिया है, बट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो नाउ यू आर जस्ट रिमूविंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट एडिशन, इसीलिए अब आप उसको उल्टा करके माइनस करते हो, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि हम क्यों घटाते हैं। तो ये तो हो गया रूल। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसी का उल्टा। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इन केस आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, एंड इफ सम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड दैट विल बी टर्म्ड एज एबनॉर्मल गेन। एंड देन स्पेक्यूलेटिव इनकम, जैसे लॉटरी वगैरह आप करते हो तो उससे आपको जो गेन हो जाता है कभी कभार, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव इनकम। तो अगर इस तरह की चीज आपके प्रॉफिट या लॉस में इंक्लूड थी किसी साल, तो आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, एंड देन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनी अमाउंट इन गुडविल। Then now it's the turn of other adjustments, important adjustments and its treatment. तो ऐसा नहीं है कि रेम्यूनरेशन और एबनॉर्मल आइटम्स ही सिर्फ है हमारे सिलेबस में कि जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं। और आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं शुरुआत से और अंत तक देख रहे हैं तो आपको पहले ही बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं सिलेबस में, और आप सभी जानते हो कि उस चेंजेस का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि नाउ गुडविल वैल्यूएशन एंड द इफेक्ट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे सिलेबस से। तो इसीलिए इसमें आपको बहुत ही स्ट्रांग होने की अब जरूरत है इस सेशन में सभी बच्चों को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को, सभी से रिक्वेस्ट है कि एंड तक जरूर देखें, बिना एंड तक देखे आप वीडियो को और कॉन्सेप्ट को जज मत करिए। देखिए, तो पहला अदर इंपॉर्टेंट में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो अदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एक्चुअली सम काइंड ऑफ एरर्स आप कह सकते हो। आप देखोगे अभी जो मैं 4-5 पॉइंट लेने वाला हूँ सब एरर्स ही हैं एक तरह से। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप कहोगे सर ये तो 11th हमने पढ़ा हुआ है, तो यस हमने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में इन चीज़ों को सीखा है, ये एक टाइप का एरर है ना। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को पहले लेते हैं, जैसे कि परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट, लाइक कंप्यूटर हमने खरीदा, तो वो हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, बट बाय मिस्टेक इट इज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो जैसा आप देख पा रहे हो, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और आपने डेबिट मतलब चार्ज किया उसको ऑफिस एक्सपेंस मानकर, तो अननेसेसरी अपने फाइनल अकाउंट्स में एक्सपेंस के कॉलम में उसके कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। सो नाउ यू नीड टू रेक्टिफाई दिस एरर सो दैट कि आपका करेक्ट प्रॉफिट यूज हो सके गुडविल वैल्यूएशन के लिए। तो व्हाट इज द रूल फॉर दैट करेक्शन? यू सिंपली नीड टू ऐड इन कंसर्न ईयर्स प्रॉफिट। तो जो आपका प्रॉफिट गिवन होगा जिसमें इसका इंपैक्ट होगा उसमें आपको क्या कर लेना है, सिंपली उसे ऐड कर लेना है, क्योंकि पहले आपने उसको एक्सपेंस मान लिया था और एक्चुअली नाउ यू रिकॉग्नाइज दैट कि इट इज नॉट एन एक्सपेंस, तो आपको उसको वापस ऐड बैक करना है सो दैट आपका करेक्शन हो जाए। सो इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये चीज आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखकर मिलता है किसी प्रॉफिट लॉस में या इस तरह का कोई एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने दोनों ही बातें ली हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन,
द रिवर्स वन, सिंपली रिवर्स वन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब आपने एक रेगुलर एक्सपेंस को एक इरेगुलर एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, आइए। रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब आपने रिपेयर करवाया किसी नॉर्मल मशीन, पुराने मशीन का, तो दैट इज सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट आपने उसको कैपिटलाइज कर लिया और आपने एसेट्स में दिखा दिया, तो आपने किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस माना ही नहीं है, दैट इज सिंपली एन एरर। ओके, तो अब इसका भी करेक्शन कैसे करेंगे, तो जस्ट उल्टा ही हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। डिडक्ट क्यों करेंगे, तो सीधी सी बात है, आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट लॉस है, आपने उसको एक्सपेंस नहीं माना जो आपका एक्सपेंस था। रिपेयर तो आपका एक्सपेंस हो गया ना, तो आपने उसको एक्सपेंस नहीं माना, तो अब आप करेक्ट करते समय उसको एक्सपेंस मानेंगे तो आपका प्रॉफिट माइनस होगा उससे, इसलिए डिडक्शन आप करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग द ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये काफी कंफ्यूज बच्चों को करता है, तो बहुत ध्यान से देखिए, समरी में एज अ रूल आपको मिल जाएगा और समझा भी दे रहा हूं साथ साथ आप सभी को। ओवर वैल्यूएशन का मतलब पहले तो आप समझिए अच्छे से, कोई चीज अगर मान लो आप 200 की है और आपने लिखते समय उसमें बाई चांस एक जीरो ही बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, और जरूरी नहीं कि जीरो की ही बात है, आपने उसको 1200 ही लिख दिया, लीजिए, तो आपने असली वैल्यू से ज्यादा लिख दिया, दैट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन। तो आपने जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट में, उसको आपने जरूरत से ज्यादा लिख दिया है, दैट मींस यू हैव इंक्रीज्ड योर इनकम साइड। तो एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इफेक्ट हो गया होगा, ज्यादा आ गया होगा, तो अब आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। नाउ आइए रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल है आपका डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न ईयर प्रॉफिट। तो जैसा मैंने कहा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी आपका इनकम बढ़ गया होगा, तो आप उसको अब माइनस करके सही कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं तो बच्चे आप गलत हो जाओगे, बिकॉज you know that कि ओपनिंग स्टॉक कैन नॉट बी सेम एज क्लोजिंग स्टॉक, बट द क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी सेम एज ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि आपके सेशन के स्टार्टिंग का स्टॉक जो है वो आपके सेशन के एंड के स्टॉक के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो आपके सेशन का एंडिंग स्टॉक है वो आपके नेक्स्ट सेशन के ओपनिंग स्टॉक के बिल्कुल सेम ही तो होगा। तो इसीलिए इसका एक इंपैक्ट और पड़ता है। क्या है वो इंपैक्ट, एडेड, जस्ट रिवर्स कर दो, आपने जो अभी यहां किया उसी का रिवर्स, कि एडेड इन द नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। और जो क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि अब वो हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग। अगर आपके क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग था, तो अब उसको आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मान करके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपको इसका इंपैक्ट दो अलग अलग प्रॉफिट में दिखाना है। एक उसी साल के प्रॉफिट लॉस में क्या करना है आपको, माइनस, और फिर नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में ऐड करना है, ये मानकर, क्या मानकर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सो आइए इसका सेकेंड हाफ देखते हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सपोज दैट कि 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था और आपने उसको बाय मिस्टेक 10,000 लिख दिया, 90,000 का अंडर वैल्यूएशन किया। तो इसका मतलब है कि आपने अपने इनकम को 90,000 से कम लिखा, तो एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट भी कम आया, तो आप उसको बढ़ाओगे, है ना। तो ये है देखिए रूल, एडेड इन कंसर्न ईयर प्रॉफिट और लॉस। तो आपका ईयर्स का प्रॉफिट लॉस ऐड करोगे आप। बट ये तो हो गई उस साल की बात। आपने अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया, तो डेफिनेटली सेम वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग भी बन गया, तो अगले साल में भी मिस्टेक आ गई, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा उल्टा, डिडक्टेड। कहां से, नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस एज अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। था तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, बट नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन गया, इसलिए अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बनाकर उसको माइनस करोगे आप। सो ये है एक काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट जो सभी लोग, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, याद नहीं रहता। तो बच्चों मैं यही कहूँगा, आप कितना याद रखोगे, छोटा सा दिमाग है, बहुत कुछ याद नहीं रखा जा सकता। सिंपली आप उसको समझने की कोशिश करिए, और मेरा मकसद ही है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट्स का मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं, जिससे कि आपको वो याद रहे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ, ठीक है। सो आइए आज के वीडियो के लास्ट हिस्से पे आते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आपको शायद लग रहा होगा कि ओपनिंग स्टॉक का जो इंपैक्ट होगा वो भी डबल होगा, तो नहीं बच्चे, क्योंकि अगर आपका 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग स्टॉक है, तो डेफिनेटली 31 मार्च 2021 का जो स्टॉक होगा वो अलग ही होगा, क्योंकि 1 साल बीत चुका होगा बीच में। इसीलिए आपका ओपनिंग स्टॉक कभी भी क्लोजिंग स्टॉक के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या रूल होगा फिर, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, मतलब ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंस की वैल्यू को अगर आप बढ़ा देते हो, तो यानी आपने एक्सपेंस ज़्यादा लिखा, तो एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट भी कम आया, तो अब आप उसको कैसे सही करोगे, उसको ऐड करके। तो देखिए आपके सामने ये रहा रूल उसका, एडेड इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस, ये गलत लिख गया है, एडेड इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न ईयर्स
प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आप करेक्ट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूं। देन आपका दूसरा पार्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो यानी इस बार आपने अपने डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को जितना भी था उससे कम लिखा है, तो दैट मीन्स आपने एक्सपेंस को कम लिख दिया है। तो अब जब एक्सपेंस को आप बढ़ाओगे तो आपका एज अ रिजल्ट प्रॉफिट भी घटेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट। तो इसीलिए क्या रूल बन गया, डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न ईयर्स नेट प्रॉफिट और लॉस, वट एवर इट इज। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लाइक एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, रेम्यूनरेशन एंड अदर वेरियस एडजस्टमेंट। एंड होप सो कि आप सभी को आज के इस वीडियो में लिए गए सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जैसा मैंने आपसे उम्मीद की है कि अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें एंड अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन पे जरूर दें। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं इसी पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेनेशंस आज के ही बेसिक रूल्स के साथ। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।